Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Saturday test dated 17/10/2020. फिजिक्स पोर्शन में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। फिजिक्स पोर्शन में 141 MCQ आपके पास जो है, 141 MCQ आपके पास जो है, अ रेडियो एक्टिव सैंपल हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 5 मिनट्स, ठीक है। हाफ लाइफ आपके पास जो है, दिस इज 5 मिनट्स, ये आपके पास 5 मिनट्स है, ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल, टोटल टाइम आपको दिया गया 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मिनट्स, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मिनट्स, मतलब टोटल टाइम जो इसने लिया है वो 4 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ, वो 4 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ उसने लिया है। तो कितना फ्रैक्शन आपके पास जो है वो रिमेनिंग होगा। तो याद रखिए हमारे पास फार्मूला है n इज इक्वल टू n नॉट डिवाइड बाय 2 की पावर h, ये रिमेनिंग न्यूक्लियाइड्स को शो करता है, दिस इज अ रिमेनिंग न्यूक्लियाइड्स, और ये आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स है, दिस इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स बिफोर डीके, और ये h आपके पास जो है h आपके पास जो है, दिस इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आप यहां पर देखिए हमारे पास 4 हाफ लाइफ है। आप अगर 141 MCQ में देखिए तो आपको बताया गया है कि द हाफ लाइफ इज 5 मिनट्स आफ्टर 20 मिनट्स, तो 25 का 4 टाइम्स है, 25 का 4 टाइम्स है, तो 4 हाफ लाइफ इसने लिए है। तो यहां पर अगर आप 4 पुट कर ले तो n इज इक्वल टू n नॉट डिवाइड बाय 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो याद रखिए 1/16 फ्रैक्शन ये आपके पास अनडीके होगा, और 15 डिवाइड बाई 16 आपके पास जो है ये आपके पास डीके होगा। 1 डिवाइड बाई 16 दिस इज अनडीके, 15 डिवाइड बाई 16 आपके पास होगा ये डीके फ्रैक्शन है। तो करेक्ट आंसर आपके पास है डी ऑप्शन, 1/16 ये आपके पास अनडीके फ्रैक्शन होगा, ठीक है। 142 आपके पास है, 142, इफ द एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव बिस्मथ डिक्रीजेस टू 1/8, मतलब 1/8 आपके पास रिमेनिंग है, ये आपके पास रिमेनिंग है। तो ये नीचे 8 जो है इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, कितने हाफ लाइफ इसके हुए हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स आपके पास जो है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स आपके पास 3 है, ठीक है। और आपको बताया गया है कि टोटल टाइम, हमारे पास एक फार्मूला है T इज इक्वल टू HT 1/2, इसको हम टोटल टाइम कहते हैं। दिस इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, दिस इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ, और ये आपके पास हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए आपको टोटल टाइम गिवन है 15 डेज, आपको टोटल टाइम गिवन है 15 डेज, तो T हाफ लाइफ, आप टोटल टाइम को नंबर ऑफ हाफ लाइफ पे डिवाइड करें, आप टोटल टाइम को नंबर ऑफ हाफ लाइफ पे डिवाइड करें तो आपके पास हाफ लाइफ आ जाएगा। तो ये 15 डेज डिवाइड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ आपके पास कितने हो गए 3, तो 3 पे आप इसको डिवाइड करें, आंसर आपके पास बन गया 5 डेज, ठीक है। टोटल टाइम को जो आपको गिवन है 15 डेज, उसको नंबर ऑफ हाफ लाइफ पे डिवाइड करें। नंबर ऑफ हाफ लाइफ के बारे में आपको कौन बताएगा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ के बारे में आपको ये डिनोमिनेटर में जो नंबर है इसका पावर आपको नंबर ऑफ हाफ लाइफ के बारे में बताएगा, ठीक है। 143 आपके पास जो है, 143 MCQ की तरफ बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम, द लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम, याद रखिए सेकंड पेंडुलम वो पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड्स हो, जिसका टाइम पीरियड क्या हो 2 सेकंड्स हो, उसको हम सेकंड पेंडुलम कहते हैं। तो आपके पास फार्मूला है 143 में T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट ऑफ L/G, T सेकंड पेंडुलम का 2 सेकंड्स होता है, यहाँ पर 2 सेकंड्स पुट करे, जी आपके पास 9.8 इसमें पुट करे, आपके पास लेंथ ऑफ सिंपल सेकंड पेंडुलम आ जाएगा। और याद रखें सेकंड पेंडुलम का जो लेंथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर होता है या 99 सेंटीमीटर, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है। 143 में करेक्ट ऑप्शन ए है, 142 में करेक्ट ऑप्शन आपके पास जो है वो सी है, ठीक है। और 141 में आपके पास डी ऑप्शन है। 144
144 आप याद रखिए t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। टाइम पीरियड आपके पास जो है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड से आपके पास इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए आपके पास 0% जो है वो चेंज आएगा। अगर आप एम्पलीट्यूड में 5% चेंज ले आए तो 5% आप एम्पलीट्यूड को चेंज करें, 50% चेंज करें, 100% चेंज करें, टाइम पीरियड में कुछ भी फर्क नहीं आएगा। तो 0%, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 145 द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास बी ए, तो इससे अगर आप डायमेंशन एनालिसिस करें तो ए आपके पास जो है ये फ्लक्स का डायमेंशन है, ठीक है। 146 आपके पास द फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज प्रैक्टिकली यूज्ड इन अ ट्रांसफार्मर। म्यूचुअल इंडक्शन प्रैक्टिकली ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल होता है। प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होते हैं, वो सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस करता है, ठीक है। 147 में अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वो जनरेटर होता है, तो एसी जनरेटर, ठीक है। 147 में आपके पास डी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। 148 में अ पेयर ऑफ कॉइल हैज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 4 हेनरी, ठीक है। इसमें आपने इस्तेमाल करना होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला फार्मूला, तो ई इन अ सेकेंडरी इज इक्वल टू एम डेल्टा आई पी डिवाइड बाय डेल्टा टी, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी गिवन है 4 हेनरी, ठीक है। करंट वेरिएशन भी 20 एम्पेयर, टाइम भी 1 सेकंड, तो आपके पास सी जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन इन 148, ठीक है। 149 में आप ये याद रखिए कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी पे जो पोटेंशियल होता है वो प्राइमरी से ज्यादा होता है, और सेकेंडरी में जो करंट होता है वो प्राइमरी के मुकाबले में कम होता है, तो इसको बेसिकली हम कहते हैं द ट्रांसफार्मर इज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो बी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी में जो करंट होगा वो प्राइमरी के मुकाबले में क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और 49 में बी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। 150 में याद रखिए इन सीरीज कॉम्बिनेशन लो पावर, या ब्रैकेट में मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं हाई रेजिस्टेंस, जिस बल्ब का पावर स्मॉल होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, विल ग्लो मोर, और पैरेलल में ज्यादा पावर वाला ग्लो ज्यादा करते हैं पैरेलल में, लेकिन यहां पर सीरीज में, तो सीरीज में लो पावर वाला ज्यादा ग्लो करेगा, तो ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। 151 द डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन आप इससे मालूम करें, एल आपके पास जो है दिस इज इक्वल टू ई डिवाइड बाय फ्लक्स पर यूनिट टाइम, ठीक है। पोटेंशियल का डायमेंशन, फ्लक्स का डायमेंशन भी आपके पास है, इसमें पुट करें इंडक्टेंस का आपके पास आ जाएगा, तो 151 में आपके पास जो है ए करेक्ट आंसर है। 152 द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हैज द सेम डायमेंशन। 152 आपको पता है इज इक्वल टू डेल्टा फाई बी डिवाइड बाय डेल्टा टी, तो फ्लक्स वेरिएशन का डायमेंशन आपके पास होता है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, फ्लक्स वेरिएशन का डायमेंशन आपके पास होता है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ मींस पोटेंशियल, तो आपके पास सी ऑप्शन पोटेंशियल डिफरेंस है, ये करेक्ट आंसर है। फ्लक्स वेरिएशन ए या ई को हम पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। 153 में अगर आप लोग देख लें 153 में आपको ये बताया जा रहा है कि लेट्स सपोज आपके पास ये एक कॉइल है, लेट्स सपोज ये आपके पास एक कॉइल है और आप नॉर्थ पोल को करीब ला रहे हैं, आप नॉर्थ पोल को करीब ला रहे हैं, तो एक बात याद रखिए, अगर आप लूप के करीब नॉर्थ पोल को ला रहे हैं तो ये लूप उसको रिपेल करेगा, तो रिपेल तब करेगा अगर ये नॉर्थ पोल को आप करीब ला रहे हैं, ये साइड नॉर्थ होगा। अगर आप किसी मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं तो लूप अट्रैक्ट करेगा, तो अगर ये लूप है और आप नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं तो ये साइड साउथ पोल का बिहेव करेगा, तो राइट हैंड रूल के मुताबिक से, ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन होगा, ये नॉर्थ पोल का डायरेक्शन होगा, नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं तो ये साइड साउथ होगा, साइड आपके पास क्या होगा, साउथ होगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये आपके पास क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो आपके पास 153 में आपके पास करेक्ट आंसर जो है वो आपके पास ए है, क्लॉकवाइज, ठीक है।
154 में एन अल्फा पार्टिकल, देखिए आपको पता है F इज इक्वल टू QVB, और आपको पता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, और आपको ये भी पता है कि Q ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Q ऑफ प्रोटॉन। तो 154 में आपके पास आंसर आ जाएगा B। ठीक है, B आपके पास करेक्ट आंसर है 154 में। 155 आपके पास जो है 155 सिंपल क्वेश्चन है आपके पास। 155 में 1 वेबर फ्लक्स का यूनिट है, तो सी ऑप्शन न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, ये भी फ्लक्स का यूनिट है, और 1 वेबर भी आपके पास फ्लक्स का यूनिट है। ठीक है, 156 द मैग्नेटिक फ्लक्स, आप ये देखिए ये आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला है बी ए कास थीटा। इसको मैं लिख सकता हूं फ्लक्स चेंज इज इक्वल टू फ्लक्स मैक्सिमम इनटू कास थीटा। ठीक है, तो कास थीटा को मैं क्या पुट कर लूं कि 0.866 आ जाए, तो कास 30 याद रखे ये आपको 0.866 देता है। तो करेक्ट आंसर आपके पास जो है ये सी ऑप्शन है 30 डिग्री। 157 अ करंट कैरिंग वायर कैरीज करंट टुवर्ड यू। अब देखिए ये आपके पास वायर है और करंट मेरी तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपके पास क्या होगा? तो आप रूल ये है कि आप कंडक्टर को अपने दाएं हाथ में इस तरह पकड़ ले कि ये तम करंट को पॉइंट आउट करता है, तो फिंगर आपको डायरेक्शन ऑफ करंट देगा, तो एंटी क्लॉकवाइज आपके पास करंट होगा। ठीक है, तो 157 में आपके पास जो है एंटी क्लॉकवाइज करंट, डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, 158 विच टाइप ऑफ फील्ड इज प्रेजेंट नियर अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। ठीक है, कितने फील्ड प्रोड्यूस हो नियर टू चार्ज पॉसिबल है? तो 2 फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड भी पॉसिबल है अगर मोशन करे, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी। ठीक है, 158 में आपके पास सी ऑप्शन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। 159 अ नल मेजरिंग डिवाइस व्हिच वर्क द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, वो पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल आपके पास होता है, ठीक है, वो नल पॉइंट डिवाइस होते हैं। आपने पढ़ा होगा पोटेंशियोमीटर में कि जब गैल्वेनोमीटर आपको जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है तब आप रीडिंग लेते हैं, तो पोटेंशियोमीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो भी नल पॉइंट है, और व्हीटस्टोन ब्रिज का भी वर्किंग प्रिंसिपल नल पॉइंट है। ठीक है, तो डी ऑप्शन पोटेंशियोमीटर। 160 द सर्किट इन विच टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ईएमएफ व्हेन द सर्किट इज ओपन। एक बात याद रखिए, अगर सर्किट ओपन हो, अगर बैटरी सर्किट में कनेक्टेड ना हो, और अगर बैटरी या सोर्स आपके पास आइडियल हो, तो इस केस में टर्मिनल पोटेंशियल आपके पास ईएमएफ के बराबर होगा। ठीक है, तो आपके पास 160 में बी आंसर आपके पास जो है आ रहा है। ठीक है, 161 सिंपल क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, कि टेम्परेचर कोफिशिएंट आपके पास पॉजिटिव है, तो फिर वो मटेरियल आपके पास क्या होगा? ठीक है, ठीक है, उसका अच्छा, आपके पास 161 टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर। कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव होता है। ठीक है, 162 आपके बुक का एमसीक्यू है। जब आप 2 डिफरेंट रेजिस्टिविटी वाले कंडक्टर्स को मिला लें, तो फिर उसका एवरेज रेजिस्टिविटी आप लेंगे, और एवरेज रेजिस्टिविटी मींस रो 1 प्लस रो 2 डिवाइड बाय 2। तो सी ऑप्शन ये आपका बुक के एमसीक्यू है। जब डिफरेंट रेजिस्टिविटी वाले कंडक्टर्स आप सीरीज में लगा लें, तो फिर उस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टिविटी क्या होगा? तो एवरेज रेजिस्टिविटी रो 1 प्लस रो 2 डिवाइड बाय 2। 163 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओहमिक मटेरियल? तो कॉपर वायर। ठीक है, कॉपर वायर इज द ओहमिक मटेरियल। 164 में आपके पास 10 मिनट्स 3000 कूलम, यहां पर ये कूलम मिसिंग है टेस्ट में, ये 3000 कूलम है 164 में। तो आप सिंपली फार्मूले में पुट करें I इज इक्वल टू Q बाई टी। सही है, तो आपके पास आंसर 5 एम्पेयर आ जाएगा, और करेक्ट आंसर आपके पास जो है दिस इज अ बी। 165 अ चार्ज क्यूब इज प्लेस्ड, ये आपके पास क्यूब है, दिस इज क्यूब, और क्यूब के सेंटर में आपने एक चार्ज रखा हुआ है। तो गॉसेस लॉ आपको क्या कहता है? गॉसेस लॉ आपको ये कहते हैं कि द टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स इज अ Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट पूरे क्यूब से, लेकिन ईच सरफेस से एक सरफेस से, तो 6 सरफेस है,
छह साइड्स है आपके पास क्यूब के और आप उसमें एक साइड ले रहे हैं तो 1/6 6 में से एक साइड आप ले रहे हैं मल्टीप्लाई बाय टोटल फ्लक्स Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर टू सरफेसेस हो 2 डिवाइड बाय 6 Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट तो ये आपके पास 3 बन जाएगा तो Q डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपके पास सी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। दो सरफेसेस से 6 में से 2 सरफेसेस। अगर आपसे पूछ ले कि एक सरफेस तो 1/6, अगर आपसे पूछे 3 सरफेस तो 3/6 आपके पास होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन 165 में सी ऑप्शन आपके पास जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा 166 में 2 पॉजिटिव चार्जेस, ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज Q, ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज Q सेंटर में, ये सेंटर है, यहां पर नेट पोटेंशियल क्या होगा तो इस चार्ज की वजह से V1, इस चार्ज की वजह से V2, दिस इज V प्लस V, दिस इज इक्वल टू 2V। तो सेंटर पे जो पोटेंशियल आपके पास होगा इट विल बी 2V। तो आंसर आपके पास B आ गया। दो सिमिलर चार्जेस है, उसके दरमियान सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी द सम ऑफ द पोटेंशियल ड्यू टू बोथ ऑफ द चार्जेस। इस सेंट्रल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो 0 होगा लेकिन पोटेंशियल आपके पास है वो 2V होगा। 167 द SI यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज अ नन। याद रखिए रिलेटिव परमिटिविटी का ना तो आपके पास यूनिट होता है ना आपके पास डायमेंशन होता है। रिलेटिव परमिटिविटी का ना आपके पास यूनिट होता है ना डायमेंशन होता है तो नन। 168 द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन्स टू दैट बिटवीन 2 अल्फा। आपको पता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। तो अगर आप अल्फा ले लें तो Q अल्फा आपके पास 2E होता है और Q ऑफ अ प्रोटॉन 1E होता है। तो अल्फा टू 2 जा 4। ठीक है, ये आपके पास 4 आएगा तो फोर्स ऑन बिटवीन 2 अल्फा एंड फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन दिस इज इक्वल टू 4 रेशो 1। ठीक है, अल्फा ये आपसे पूछ रहे 2 प्रोटॉन्स तो प्रोटॉन ऊपर अल्फा आप नीचे करें तो फिर ये आपके पास 1:4 बन जाएगा। देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन अल्फा इज 2E तो 2E मल्टीप्लाई बाय 2E ये आपके पास 4E आ जाएगा और प्रोटॉन पे 1E है तो आपके पास 1E स्क्वायर आपके पास है। वहां पर ऊपर अल्फा के लिए 4E स्क्वायर, इसके लिए 1E स्क्वायर। तो फोर्स अल्फा के दरमियान वो 4 टाइम्स ज्यादा होगा प्रोटॉन्स के मुकाबले में तो 1:4। 169 कोबाल्ट 60 न्यूक्लियर फिजिक्स में अगर आप जाए एक्सपोजर ऑफ रेडिएशंस में जाए तो उसमें आपको ये क्लियर कट नजर आएगा कि कोबाल्ट 60 इमिट डैश तो बीटा एंड गैमा हाईली एनर्जेटिक गैमा रेज। तो कोबाल्ट 60 आपके पास जो है ये दोनों हाईली एनर्जेटिक गैमा रेज और बीटा पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये आपका न्यूक्लियर फिजिक्स में रेडिएशन एक्सपोजर में बाकायदा सेंटेंस है, अगर आप देखें तो वहां से हमने उसको उठाया हुआ है। ठीक है, 170 द मिनिमम वेवलेंथ आपके पास फार्मूला है मिनिमम वेवलेंथ hc डिवाइड बाय ev। c is the speed of light in vacuum, h Planck's constant, v potential, e the magnitude of charge on electron। अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करें तो पोटेंशियल आपको दिया है 100 किलो वोल्ट। तो आप अगर इस फार्मूले में पोटेंशियल 100 किलो वोल्ट पुट करें तो आपके पास आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, 171 ये भी एटॉमिक स्पेक्ट्रा में, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के सेकंड पेज पे अगर आप देखें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, ठीक है, तो 171 when hydrogen gas is placed inside a discharge tube and high voltage is applied across the tube, the gas gives off dish bluish red light देगा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में सेकंड पेज पे आप देखिए तो ये आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, 172 in which of the process entropy remains constant। याद रखिए एडियाबेटिक प्रोसेस में एंट्रोपी आपके पास है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस इज द आंसर। 173 में आइसोथर्मल प्रोसेस में याद रखें आइसोथर्मल प्रोसेस इस तरह प्रोसेस होते हैं जिसमें टेम्परेचर क्या हो कांस्टेंट, तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी 0। तो आपको पता है डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो डेल्टा U अगर 0 है तो डेल्टा Q विल बी ओनली यूज इन अ वर्क। तो याद रखें आइसोथर्मल प्रोसेस में
आपके पास वर्डन जो होता है वो मैक्सिमम होता है। और आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्डन क्यों मैक्सिमम होता है? क्योंकि जितना हीट आप प्रोवाइड करते हैं वो सारा का सारा वर्क में इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, वर्क में इस्तेमाल हो जाते हैं। तो 173 में आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, 174 which thermodynamics temperature is equivalent to 601 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो 601 को आप 273 के साथ ऐड करें तो बी ऑप्शन आपके पास आ जाएगा 874 केल्विन। ठीक है, 175 ठीक है, which of the following is an example of adiabatic process। याद रखिए हर वो प्रोसेस जो बहुत सडन होता है, जो बहुत एब्रप्टली होता है, जल्दी होता है, हर वो प्रोसेस आपके पास जो है वो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। तो ए और बी, ठीक है, बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन। द रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम अ बस टायर, ये भी है। रैपिड एक्सपेंशन ऑफ एयर, ये भी है। तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी। 176 आपके पास जो है, अ प्रोजेक्टाइल ऑन इट्स पाथ गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 पीसेस एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो देखिए अगर आपके पास एक प्रोजेक्टाइल एक्सप्लोड हो जाए तो जो इंटरनल फोर्सेस की वजह से वो प्रोजेक्टाइल एक्सप्लोड हो गया है, तो इंटरनल फोर्सेस ने उस पार्टिकल को पुश दिया होगा। तो पुश देने से काइनेटिक एनर्जी आपके पास है, इट विल बी इंक्रीजेस। मैं स्टूडेंट्स को सिंपल मिसाल इस तरह देता हूं, बम है रेस्ट में, तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? 0 होता है। इफ द बम एक्सप्लोड इनटू 2 फ्रैगमेंट्स तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। तो हर एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी रेस्ट से तो ज्यादा है ना, पहले रेस्ट में था। तो यही चीज है, अगर प्रोजेक्टाइल एक्सप्लोड हो जाए तो फिर हर एक फ्रैगमेंट का काइनेटिक एनर्जी वो आपके पास इंक्रीज होगा। तो सी ऑप्शन आपके पास है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 177 इफ स्लोप, ये देखिए ये आपके पास वी का स्लोप है, ये आपके पास वी का स्लोप है, तो ये आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो करेगा। ठीक है, अगर वी का स्लोप कांस्टेंट हो इट मींस ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करता है। तो 177 में आंसर जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपके पास बी ऑप्शन है। ठीक है, 178 अगर आप देखें एक्सेलरेशन आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड, सही है, और फाइनल वेलोसिटी आपको बताई गई 2 टाइम्स ऑफ वी आई 200 मीटर पर सेकंड। तो आप वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, इसमें अगर आप वैल्यू पुट करें तो टी आपके पास 10 सेकंड आ जाएगा। बी ऑप्शन 10 सेकंड करेक्ट आंसर आपके पास आएगा। 179 एट व्हाट स्पीड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डबल ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास जो है दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और लीनियर मोमेंटम आपके पास क्या है? एम वी है। तो अगर मैं लिख लूं हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी एम वी मोमेंटम, वेलोसिटी को मैं क्या पुट कर लूं? अगर वेलोसिटी आप 4 मीटर पर सेकंड पुट कर ले, ये 8m आ जाएगा, ये 4m आ जाएगा, और 8m आपके पास डबल है इसके मुकाबले में। ठीक है, मोमेंटम के मुकाबले में डबल है। ठीक है, देखिए ना 2 टाइम्स ऑफ 4m, ये 8m, अगर वी आप इसमें पुट कर लें तो न्यूमेरिकली आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है दिस इज 2 टाइम्स ऑफ मोमेंटम। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ मोमेंटम। तो आंसर आपके पास जो है इसमें 4 मीटर पर सेकंड, डी ऑप्शन ये करेक्ट आंसर है। 180 अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, 180 में आपको पता है F इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइड बाय डेल्टा T। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है, तो जो फोर्स आपको दिया गया 10 न्यूटन, ये आपके पास 10 न्यूटन आपके पास टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा। तो डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। तो ये आपके पास फिजिक्स पोर्शन था। फिजिक्स पोर्शन ज्यादातर चूंकि इस दफा आपका टेस्ट एमडीकेट वाला होगा, ठीक है, तो उसके मॉडल को देखकर ये टेस्ट डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने बुक को फॉलो करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।